अध्याय 17 बदला। उसने मन ही मन सोचा, उसने पहले से ही उन तीनों से बदला लेने की योजना बना ली है जिन्होंने आज उसे पीटा था। वह संकीर्ण सोच वाला था और अन्याय होने पर आसानी से शिकायत रख सकता था। यह एक ऐसी मानसिकता थी जिसका पालन उन्होंने अपने पिछले जीवन में भी किया था। वह कभी भी दूसरों को उकसाता नहीं था, लेकिन अगर उकसाया जाता तो वह पीछे नहीं हटता था। हालांकि यह कुछ हद तक घिसी पिटी बात थी कि पहले उसे उनके द्वारा पीटा गया और फिर उसने बदला लेने की कोशिश की। वह और क्या कर सकता था? वह क्रोधित था। यदि नादिया का उपचार अमृत नहीं होता तो शायद वह वहीं मर गया होता। वह उनके साथ खिलवाड़ करने के लिए उन्हें सबक सिखाना चाहता था। यदि नादिया का हस्तक्षेप न होता तो वह लगभग मर चुका होता। वह उन्हें आसानी से जाने नहीं दे सकता था। निस्संदेह वह उनके चारों ओर छिपे हुए पहरेदारों की निगरानी में उन्हें नहीं मार सका। यह अपमानजनक था कि उनकी कम क्षमताओं को देखते हुए उन्हें कोई गार्ड नहीं दिया गया था, लेकिन इससे उन्हें अपने किसी भी भाई बहन की तुलना में अधिक स्वतंत्रता और गोपनीयता मिली। पास में एक चट्टान उठाकर उसने धीरे से अपनी मुट्ठी बंद की और चट्टान जल्द ही उसके हाथ के बल से कई टुकड़ों में टूट गई। अद्भुत! उसे अपनी ताकत पर आश्चर्य हुआ। यह अलौकिक था। उसे पूरा यकीन था कि कोई भी सामान्य व्यक्ति वह नहीं कर सकता जो उसने अभी किया है, न इस दुनिया में और न ही पिछली दुनिया में। कबीले के संरक्षक की अनुपस्थिति को देखकर उसे आश्चर्य हुआ कि क्या बिल्ली किसी व्यवसाय में भाग लेने के लिए गई थी। ठीक है, अब मैं बस इंतजार कर सकता हूँ और कुछ और प्रशिक्षण ले सकता हूँ। ऐसे ही एक दिन बीत गया। ओलिवर अब तक अपने शरीर में नई मिली ताकत के साथ तालमेल बिठा चुका था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अंततः अपनी पिछली दुनिया के मानकों के अनुसार एक अतिमानव बन गया है, जिससे वह काफी उत्साहित और खुश था। जैसे ही उन्होंने अपनी विशेष आंखों को प्रशिक्षित करने के लिए ध्यान किया, अचानक उन्हें कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी सभी इंद्रियां काफी बढ़ गई हैं। उसकी सुनने की शक्ति में काफी सुधार हुआ था। वह हवा में पत्तों की सरसराहट की दूर तक की आवाज भी सुन सकता था। उसने तुरंत कदमों की आहट को महसूस किया। अपने पैरों को मोड़ते हुए ओलिवर ने अपने कमरे के कागज के दरवाजे से देखा। उसकी आंखें सिकुड़ रही थीं। पारदर्शी दीवार के माध्यम से वह आंगन के गेट की ओर चलने वाली एक दूर की काली छाया को देख सकता था। इस समय कौन हो सकता है? उसने असमंजस में सोचा। धीरे से खड़ा हुआ और दरवाजा खोला, और उसने तुरंत आगंतुक की पहचान कर ली। ये वही दूसरा भाई था जिसने पहले उसे पिटते देखा था। ये वही दूसरा भाई था जो पहले उसे पिटते हुए देख रहा था और बाद में शर्मिंदा होने के लिए नादिया से प्रतिस्पर्धा की। लेकिन वह अपनी जगह पर क्या कर रहा था? ओलिवर ने अपनी सैंडल पहनी और अपने आसपास देखा। उसकी आंखें, जो जब भी वह चारों ओर देखती थी, स्वचालित रूप से उसके लिए दुनिया को छान लेती थी, कॉस्मिक शून्य टकटकी काफी शक्तिशाली थी। वह हमेशा की तरह आसपास किसी भी छिपे हुए गार्ड को नहीं देख सका। उसके आंगन की निगरानी आमतौर पर छिपे हुए रक्षकों द्वारा नहीं की जाती थी जब तक कि उसे किसी चीज की आवश्यकता न हो। इसलिए उसे इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि वहां छिपे हुए रक्षकों की अनुपस्थिति थी। तुम यहाँ क्यों हो? ओलिवर ने पूछा। उसका स्वर थोड़ा ठंडा था। ये स्पष्ट था कि वह इस व्यक्ति का स्वागत नहीं कर रहा था। दूसरे बड़े भाई बहन ने देखा कि ओलिवर पूरी तरह से ठीक हो गया है। उसे पहले लगे गंभीर घावों को देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। वह ओलिवर के पिछले सवाल को नजरअंदाज करते हुए पहले सवाल करने लगा, आपका सम्मान कहाँ है? मैं आपका बड़ा भाई हूँ। उसका लहजा अहंकारी और कृपालु था, मानो वह ओलिवर को नीची दृष्टि से देख रहा हो। ओलिवर अपने मोटी चमड़ी वाले और बेशर्म भाई बहन को देखकर घबरा गया। एक बड़ा भाई जिसने अपने छोटे भाई को पीट पीट कर अधमरा होते हुए देखा और बिना उंगली उठाए पूरे शो का आनंद लिया। आपकी प्रतिक्रिया से मैं यह मान रहा हूं कि आपको इसकी परवाह नहीं है कि मेरे साथ क्या होगा। उसकी क्रोध भरी व्यंग्यात्मक टिप्पणियां सुनकर दूसरा भाई एक पल के लिए चुप हो गया। आप सही हैं, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। आपको पता होना चाहिए कि ताकत ही सब कुछ है। हम मिस्टिक पर्च कबीला कमजोरों को स्वीकार नहीं करते हैं। यदि आप कमजोर हैं
तो आप कुछ भी नहीं हैं। उसने शांति से कहा, मानो ये दुनिया की सबसे सामान्य बात हो। जैसा कि आपसे अपेक्षा थी। ओलिवर उससे और अधिक बहस नहीं करना चाहता था, उसने सीधे पूछा, आप मुझसे क्या चाहते हैं? उसके दूसरे भाई ने रुककर ओलिवर के सुंदर चेहरे को कुछ देर तक देखा, केवल अब उसे एहसास हुआ कि उसकी विशेषताएं नादिया की समान थीं। पहले तो वह अपना चेहरा देखने में ही व्यस्त रहता था और अब जाकर उसे इसका एहसास हुआ। उसके चेहरे को देखते हुए नादिया के चेहरे की छवि उसके दिमाग में घूम गई, क्योंकि उसे अचानक पिछली घटना याद आ गई जहां उसे शर्मिंदगी का अनुभव हुआ था। उसका चेहरा बदसूरत हो गया जब उसने एक बार फिर ऊंचे स्वर में सवाल किया, आपकी चोटें ठीक क्यों हो गईं? आपकी हड्डियों और त्वचा को ठीक होने में कम से कम 1 सप्ताह लगना चाहिए था। वह अचानक बीच में ही रुक गया क्योंकि उसे कुछ अजीब सा ख्याल आया। हालांकि जब उसने अधीर स्वर में पूछा तो उसकी आंखें अपने आप ही चौड़ी हो गईं। मुझे मत बताओ, क्या नादिया ने तुम्हारे जैसे बेकार व्यक्ति पर उपचार करने वाले अमृत का उपयोग किया था? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वह लड़की कभी ऐसा करेगी। ओलिवर ने अपने कल्पित बड़े भाई की ओर देखा और उसके भावों से चकित हो गया। वास्तव में इस वास्तविकता को स्वीकार करना काफी कठिन था कि ठंडी और निर्दयी नादिया ने वास्तव में एक प्रतिभाहीन कमीने पर अमृत का प्रयोग किया था। अगर यह खबर फैलती तो कबीले में सभी को झटका लगता, लेकिन इससे भी अधिक उसकी माँ और पिता तुरंत नादिया को सभी से अलग कर देते। ओफलिया, उसकी खतरनाक माँ, नादिया को एक आदर्श और श्रेष्ठ अस्तित्व में लाना चाहती थी। उसके लिए भावनाएं एक बाधा थी जो केवल उसकी बेटी की महानता की राह में बाधा बन सकती थी। ओलिवर को पूरा यकीन था कि अगर इस लड़के ने उन पर छींटाकशी की तो उसकी माँ नादिया की भावनाओं को मारने के लिए सब कुछ करेगी, और यह उसके सामने उसे प्रताड़ित करने और मारने जितना बुरा हो सकता है। गंभीरता का एहसास होते ही वह थोड़ा कांप उठा। सचमुच अब वह अपने इस नकली भाई को आसानी से जाने नहीं दे सकता। ठीक है, मेरे पास उपचार करने वाला अमृत था जिसका मैंने उपयोग किया। हालांकि वह जानता था कि इस आदमी के सामने झूठ बोलना बिल्कुल बेकार है, फिर भी उसने कुछ शब्द कहे। और जैसा कि उसे उम्मीद थी, दूसरा भाई क्रोधित हो गया। कहानी खत्म। अलविदा।